हेलो गाइस। सो हम 2D मोशन कर रहे हैं। 2D मोशन का लेक्चर है। ओके, तो हमने सर्कुलर मोशन के बारे में कल बात की थी, थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? आज के लेक्चर में कुछ सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है। ओके, ऑफ कोर्स सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। ओके, तो मुझे क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है, इसको KT है। ठीक है, कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। अगर स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता तो सिंपल बात थी कि जो एक्सलेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन होती वो जीरो होती और सारी की सारी एक्सलेशन किधर होती? रेडियल डायरेक्शन में होती, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होती और उसका आंसर कितना होता? V²/r, वो उसका मैग्नीट्यूड होता। तो ये तो होता है नॉर्मल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है और कैसे चेंज हो रही है वो हमें दे रखा है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे चेंज हो रही है? KT से चेंज हो रही है। तो हमें फाइनली फाइंड क्या करना है कि जो फाइनली टोटल एक्सलेशन है, एक्सलेशन फाइंड करनी है हमें, टोटल वाली एक्सलेशन। टोटल क्या होती है? बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है एक्सलेशन का टोटल का AR का स्क्वायर, रेडियल एक्सलेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सलेशन, AR² प्लस AT² का अंडर रूट, ये होती है हमारी A। ओके, तो ये हमें फाइंड करनी है। और एंगल कितना होता है? tan थीटा होता है, वो हमारा AR/AT, जो कि टेंजेंशियल के साथ एक्सलेशन वाला एंगल बनाता है। जिस भी पॉइंट पे हम एक्सलेशन निकाल रहे हैं बेसिकली उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ और एक्सलेशन बनाओ, तो जो टोटल फाइनल एक्सलेशन आई तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। अगर तो tan थीटा AR/AT के इक्वल होता है। तो हम ये बात कर रहे हैं। ओके, तो हम ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस कई बार आएंगे जहाँ पे आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे देंगे या फिर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या एस दे देंगे। तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? फाइनली वहाँ पे आपसे ए और थीटा पूछते हैं, दो चीज़ पूछते हैं, फाइनल एक्सलेशन पूछते हैं और कितना एंगल बना रहा होगा, ऐसे दो क्वेश्चन टाइप पूछते हैं। तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं तो लिख के दिखाता हूँ आपको। तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे क्या दे रखा है? KT दे रखा है। अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करता हूँ टाइम के एस्पेक्ट में, तो dv/dt इक्वल्स टू dv/dt ऑफ KT। ओके, तो dv/dt क्या होता है? हमारे सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सलेशन होती है बेसिकली। ए टेंजेंशियल किसके इक्वल आई? इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? K बचेगा सिर्फ। तो हमारे पास A टेंजेंशियल आ गई। ओके, तो ए टेंजेंशियल आ गई किसी भी क्योंकि ये टाइम में ये जो ए टेंजेंशियल है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट आई है तो मतलब हर एक टाइम पे ए टेंजेंशियल तो सेम रहने वाली है, जिसका आंसर है के क्या है? कांस्टेंट है बेसिकली। ओके, तो ये कांस्टेंट आई है। तो अगर मैं किसी एट टाइम टी पे बात करता हूँ, एट टाइम इक्वल्स टू किसी टी पे बात करता हूँ मैं, तो मेरे पास ए टेंजेंशियल तो किसके इक्वल है? के इक्वल है, क्योंकि हर एक टाइम पे वो सेम ही है। और AR की बात करता हूँ तो उस टाइम पे AR कितनी होती है? वो होती है आपकी V²/R। कैपिटल R रेडियस है, V कितनी वेलोसिटी उस टाइम पे कितनी वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है KT है, तो किसी टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी? K²T² डिवाइडेड बाय R। तो आपके पास AT आ गया, आपके पास AR आ गया। तो अगर आपके पास एक्सलेशन आपसे पूछा जाए उसका मैग्नीट्यूड, तो आप कहोगे AR² प्लस AT का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ से आप निकाल लेना, फिर तो सॉल्व करके जो भी आएगा AR का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? K²T², तो K⁴ T⁴ डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर करोगे तो K² आएगा। तो अगेन आप सॉल्व कर सकते हो। K² से एक K बाहर आ गया और ये R² उधर चला गया, एक R बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? एक K का स्क्वायर T⁴ प्लस R का स्क्वायर। तो ये आपकी एक्सलेशन आ गई टोटल। और अगर आपसे थीटा पूछा हो तो tan थीटा क्या होता है आपका? AR/AT। AR कितनी है आपकी? बेसिकली K²T² बाई कैपिटल R डिवाइड बाई AT। AT कितना है आपका? K। तो ये K से एक K कट जाता है तो KT²/R। ये आपको क्या आता? tan थीटा आता। tan थीटा आपको आता KT²/R। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं बेसिकली कि आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो आप एक तो एक्सलेशन AT टेंजेंशियल एक्सलेशन निकाल सकते हो सीधा, और AR कैसे निकालते हैं? उस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी डिवाइडेड बाय उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो AT और AR दोनों निकाल सकते हो, फिर फाइनली एक्सलेशन निकाल सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही एक आध क्वेश्चन होगा जहाँ पे हमें अलग अलग फंक्शंस में चीज़ें दे रखी होंगी, अलग अलग चीज़ें, तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक दे रखा है जो हमारी वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है? KS² से चेंज हो रही है।
ठीक है। ये हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एस दे रखा है। एस क्या होता है सर्कुलर मोशन में? एस होता है कि अगर ये मैं ये लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं एस इक्वल टू ज़ीरो कुछ एज्यूम करता हूँ, तो ये एस होता है कि वो कितना चला, बेसिकली ये एस होता है हमारा, राइट। ये अगर थीटा मान लेते हैं कुछ, तो ये जो आर्क की जो लेंथ होती है बेसिकली वो हमारी एस होती है। तो हमें वेलोसिटी हमें दे रखी है के एस स्क्वायर। तो किसी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, फिर वो सर्कुलर मोशन में चलना स्टार्ट हुआ होगा, तो वेलोसिटी मेरी बढ़ती जाएगी के एस स्क्वायर वाले फंक्शन से। तो अगेन इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, किसी एस टाइम एस आर्क पे एट सम डिस्टेंस लेंथ आर्क एस, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू एस, फिर मुझे क्या निकालना है, बेसिकली एक्सीलरेशन निकालना है कितनी होगी, और अगेन थीटा निकालना है कि वो टेंजेंट के साथ कितना थीटा बना रही होगी। ठीक है। तो मतलब मैं कहता हूँ कि यहाँ से एस इक्वल टू जीरो से वो कुछ चली, और यहाँ पे मान लो कुछ ये एस चल चुकी है, तो इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, बेसिकली एक्सीलरेशन निकालनी है कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, अगेन मतलब इस पॉइंट पे अगर एक्सीलरेशन निकालनी है हमें टोटल, तो हम दो चीज़ निकालेंगे, एक तो हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालेंगे, एक हम क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या फिर रेडियल एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो टेंजेंशियल की बात अगर मैं करता हूँ, तो मुझे वेलोसिटी दे रखी है के एस स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं यहाँ से डी वी बाई डी एस निकालता हूँ, डी वी बाई डी एस निकालता हूँ, तो कितना आएगा, 2 KS आएगा। ओके। तो मुझे क्या पता है कि अगर आपको याद हो कि ए एज ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एस कितनी होती है, v इंटू डी वी बाई डी एस होती है। हमने पहले कर रखा है नॉर्मल क्वेश्चंस में भी, काइनेमेटिक्स में जो एक्सीलरेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, अगर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बात करूँगा तो डी वी बाई डी टी के इक्वल होती है, और एज ए फंक्शन ऑफ एस बात करूँगा, डिस्टेंस बात करूँगा, तो वी डी वी बाई डी एक्स के इक्वल होती है, अगर एक्स के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्स की जगह बेसिकली एस है बस। तो ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन होती है वी डी वी बाई डी एस के इक्वल। तो v कितना है हमारा, के एस स्क्वायर, डी वी बाई डी एस कितना है, मल्टीप्लाइड बाई 2KS। तो ये कितनी आ गई, 2K स्क्वायर एस क्यू, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एस की वैल्यू आ गई हमारे पास। रेडियल एक्सीलरेशन की बात करता हूँ, रेडियल एक्सीलरेशन कितनी होगी, एज ए फंक्शन ऑफ एस में आएगा रेडियल एक्सीलरेशन भी, वो होगी वी स्क्वायर बाई आर, किसी उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है डिवाइडेड बाई आर, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो वेलोसिटी कितनी होगी उस पॉइंट पे, के स्क्वायर एस की पावर 4 वी स्क्वायर कर दिया सीधा सीधा डिवाइडेड बाई आर, तो ये हमारे क्या आ गया, ए आर आ गया। बस फिर तो आप सीधा से निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर आएगा, और क्या निकाल सकते हो, बेसिकली थीटा निकाल सकते हो। तो वो कितना आएगा, tan इनवर्स ए आर बाई ए टी। ए आर और ए टी आपने निकाल लिया, बाकी तो आप ठीक है मैथ से कर लोगे आगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, जहाँ पे हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एस दे रखा था, तो आपने उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, अगेन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाली सीधी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाली, और दोनों का स्क्वायर करके रूट करके आपने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ओके, सो आपको दे रखा है कि आपका एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, इस पॉइंट पे बात करते हैं, ये पार्टिकल वेलोसिटी से किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इस पॉइंट बात करते हैं, इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ v है, और जो इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन है ए नेट है, वो 30 डिग्री एंगल बना रही है विद दी वेलोसिटी। ओके, तो ए नेट विद वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अलॉन्ग दी टेंजेंट होती है, 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो अगर हम ये लगाते हैं tan थीटा हमारा ए आर बाई ए टी के इक्वल होता है, तो tan 30 ए आर बाई ए टी के इक्वल है, तो हमें यहाँ से पता है कि जो ए आर है वो ए टी बाई √3 के इक्वल है। ओके, आगे चलते हैं। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, तो जो मेरा ए आर की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर उसकी रेडियस है, उस पॉइंट पे मुझे वी वेलोसिटी पता है, तो मुझे ए आर पता है इस पॉइंट पे कितना है। ओके, तो मुझे इम्प्लाइज करो तो मुझे ए टी भी पता चल गया इस पॉइंट पे कितना है वी स्क्वायर टाइम्स आर और √3 मल्टीप्लाइड बाई, तो मुझे इस पॉइंट पे ए आर और ए टी पता चल गए। ओके, ए टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बस मैं इस वाले कंडीशन से दो चीज़ निकाल सकता हूँ। बेसिकली मुझे एक्सीलरेशन पता है टेंजेंशियल, तो मैं यहाँ से क्या क्या निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एस भी निकाल सकता हूँ। कैसे, ए टी को अगर मैं लिखूँगा डी वी बाई डी टी, तो वो किसके इक्वल होगा, वी स्क्वायर √3 बाई आर के इक्वल होगा। डी टी इधर गया, वी स्क्वायर इधर आया, दोनों को साइड इंटीग्रेट करेंगे अगर हम। ओके, और लिमिट्स क्या लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं वी नॉट है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे और टाइम टी इक्वल टू टी पे वेलोसिटी v है बेसिकली। तो ये अगर हमने लिमिट लगाई, इसे इंटीग्रेट करा, तो डी वी बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, वी की पावर -5, पावर बढ़ाओ वी की पावर -1 और एक माइनस, तो माइनस का 1/v होगा। लिमिट क्या होंगी, वी नॉट और v इक्वल टू ये कितना होगा, √3 बाई आर बाहर चला गया, डी टी का इंटीग्रेशन करके तो टी होगा, और रूट्स कितनी होंगी 0 और t बेसिकली। तो अगर v डालोगे तो 1 - 1/v, माइनस का ये तो
1/v0 माइनस 1/v इज इक्वल्स टू, ये सिर्फ टी बचेगा, तो t√3/r बेसिकली। तो बस आ गया आपका ये, तो v इंटू v0, v माइनस का v0, सिंपल 1/v उधर लेगा, 1/v राइट हैंड साइड लेगा, ये इधर आ गया, तो 1/v0 माइनस t√3/r, तो इसका डिनोमिनेटर लिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा, बेसिकली उल्टा कर दिया, तो v किसके इक्वल आ गया, v0 टाइम्स r डिवाइडेड बाय r माइनस का v0 t√3। ओके, तो ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया बेसिकली। ओके, तो आपने v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया। अगर आपको v एज ए फंक्शन ऑफ s निकालना है तो क्या करोगे, तो अगेन सिंपल है कि आपको at पता है बेसिकली कितना है आपका, v²/r टाइम्स √3 है। at को आप लिख सकते हो v इंटू dv/ds लिख सकते हो। ओके, तो ये v²/r√3 हो गया, एक v से एक v कट गया, ds इधर चला गया, तो dv/v इज इक्वल्स टू √3/r ds। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, s को स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, s की 0 से लेके s तक, और ये इनिशियल वेलोसिटी v0 थी कुछ, और v तक, ये इंटीग्रेटर्स के पैरामीटर लगाएं, तो dv/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln v, तो ln v/v0 हो गया बेसिकली, ये ln v माइनस ln v0, तो ln v/v0 हो गया। और ये करोगे तो आपको होगा सिंपल ds का करोगे तो s, और लिमिट ज़रूर तो s ही बचेगा, √3/r, तो v इक्वल्स टू v0 इंटू e की पावर s √3/r, ये आपका आ गया v एज ए फंक्शन ऑफ s बेसिकली। तो क्या करा हमने बेसिकली, अगर आपको एक्सेलेरेशन, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो, सिंपल बात ये थी कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि जो नेट एक्सेलेरेशन है वो वेलोसिटी के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि जो नेट एक्सेलेरेशन है वो वेलोसिटी के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अपने इतनी सी इन्फॉर्मेशन से बेसिकली पूरा ये v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इस पॉइंट पे v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और v एज ए फंक्शन ऑफ s क्या होगा वो निकाल लिया। ठीक है ना, तो कैसे निकाला आपने, बेसिकली at निकाल लिया, at एक बार निकल जाता है तो बाकी सब निकल जाता है, तो at निकालना हमारा बेसिकली राज होता है। तो at कैसे निकलेगा, जब आपको नेट एक्सेलेरेशन का एंगल दे दिया, तो बेसिकली आपको tan थीटा के बारे में जानकारी दे दी, AR/AT, और AR आपको पता होता है इस पॉइंट पे v²/r होता है। अगेन AR आपको पता होता है v²/r होता है, तो ये मतलब ये चीज़ कांस्टेंट रहती है हर एक जगह पे, एक तरीके से मतलब फॉर्मूला सेम रहता है, v²/r ही रहता है हर एक जगह। तो आपको अगर उस पर किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी पता है तो आप v²/r करके उस पॉइंट पे ए रेडियल निकाल सकते हो, बेसिकली रेडियल एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो। तो रेडियल एक्सेलेरेशन आपको पता है बेसिकली, अगर आपको v पता है और आपको tan थीटा पता है तो आपने at निकाल लिया, फिर at निकाल लिया, फिर तो at से vt और vs निकालना सिंपल होता है। फिर तो आपका लाइक नॉर्मल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया कि आपको एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी वगैरह कुछ दे रखा है, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या फिर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ s निकालो, तो वो तो हम कर ही चुके क्वेश्चन सॉल्व इंटीग्रेशन से करते हैं। ओके, तो ये आपके क्या क्या क्वेश्चंस करवाए, जो ये लास्ट 3 क्वेश्चंस मैंने जो करवाए उसमें बेसिकली आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मतलब ये निकलवाना सिखाया कि आपको AR/AT के साथ खेलना आना चाहिए कि रेडियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, tan थीटा कितना होता है, ठीक है, और मतलब AT से हम VT निकाल सकते हैं, VS निकाल सकते हैं, फिर VT से हम AT निकाल सकते हैं, मतलब कैसे भी साइकिल चल सकती है, राइट। कि आपने अगर VT आपको पता है तो आप AT निकाल लोगे, और अगर AT पता है और VT पता है तो वहाँ पे AR भी निकालोगे, AR और AT पता है तो tan थीटा निकाल लोगे, ऐसे चल सकती है। फिर अगर आपको tan थीटा पता है तो आप नीचे वापस जा सकते हो, राइट। तो ऐसे चल रही है इन्फॉर्मेशन। तो ये हमने खेला इसमें। ओके, अभी एक आधा क्वेश्चन और करवा रहा हूँ अभी सर्कुलर मोशन का आपको। ओके, तो नेक्स्ट सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन करवाने से पहले एक छोटी सी थ्योरी, इस थ्योरी का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या होता है कि हर एक जगह हमारा जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन नहीं होता, कहीं कहीं जगह जैसे पैराबोला हो सकता है या फिर कुछ ऐसा मोशन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक छोटे से पार्ट को कंसीडर करते हैं और उसे हम सर्कुलर मोशन की तरह एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम कर लो ये सर्कुलर मोशन है छोटे से पार्ट में। तो फिर हम उस पार्ट में सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला ला सकते हैं बेसिकली, कि जो v परपेंडिकुलर होती है और जो एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर, मतलब जैसे कि बात करें अगर, जैसे ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन था, ये ऐसे यहाँ से ये जा रहा है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा कि इस छोटे से इस एरिया को एक सर्कुलर एरिया मान लूँगा। ओके, तो इस पॉइंट पे मेरी कुछ वेलोसिटी होगी v ऐसे, और इस पॉइंट पे इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैं a परपेंडिकुलर निकाल लूँगा अगर, तो मुझे क्या पता होगा कि जो a परपेंडिकुलर होगी v² बाई r के इक्वल होती है।
ए परपेंडिकुलर बोले तो रेडियल एक्सेलरेशन है ना, रेडियल एक्सेलरेशन है ए परपेंडिकुलर वाली जो एक्सेलरेशन होती है वो रेडियल होती है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली। तो मैं यहाँ से ये आर निकाल सकता हूँ। अगर मुझे वी पता है, ए परपेंडिकुलर पता है, तो मैं आर निकाल सकता हूँ। इस आर को क्या कहते हैं? इस आर को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो अगर किसी पॉइंट पे आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाए तो उस पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकालो, उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है वो निकालो, एंड देन वी स्क्वायर बाई ये कर दो, मतलब बेसिकली कि यहाँ से अगर रेडियल एक्सेलरेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर करते हैं तो वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। तो फंडा समझ में ये कहाँ से आया था? ये आया था सेंट्रीपिटल। बेसिकली ए परपेंडिकुलर का काम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रखना, कि अगर उसकी वेलोसिटी वी है तो उसके परपेंडिकुलर अगर एक एक्सेलरेशन ए लगती है तो वो क्या करती है एक्सेलरेशन काम? उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करवाने लगती है, कि वहाँ पे एक कर्व बना देती है जहाँ पे भी उस पर वी लगती है। तो इस पॉइंट पर अगर वी ऐसे सीधी लग रही थी, हॉरिजॉन्टली लग रही थी, और एक्सेलरेशन नीचे की साइड लग रही थी परपेंडिकुलरली, तो इस पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो कर्व में होगा। एक छोटा सा अगर हम मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास करेंगे, इसे मैग्नीफाई कर देंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पार्टिकल है वो मतलब जो पार्ट ट्रेवल कर रहा है वो सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है बेसिकली, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वहाँ पे हम करेंगे कि वहाँ पे जो मतलब परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगी वो वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगी, जहाँ पे आर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा सर्कल का बेसिकली। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या थी? थ्योरी थी। ओके, अगर इसे स्टेप में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले फाइंड करो नेट एक्सेलरेशन फाइंड करो एंड नेट वेलोसिटी फाइंड करो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करो? ए परपेंडिकुलर फाइंड करो टू वेलोसिटी। ठीक है, आपने नेट एक्सेलरेशन फाइंड कर ली, नेट वेलोसिटी फाइंड कर ली, उसके बाद आपने ए परपेंडिकुलर फाइंड करी टू वेलोसिटी। और थर्ड स्टेप क्या करो? बेसिकली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो आपकी होती है ये वाली वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए परपेंडिकुलर। ये 3 स्टेप से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के। पहले जिस भी पॉइंट पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाले वहाँ पे हम नेट वेलोसिटी फाइंड करेंगे, नेट वेलोसिटी कितनी है और नेट एक्सेलरेशन कितनी है और डायरेक्शन दोनों की साइड कितनी है वो हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम निकालेंगे कि जो नेट वेलोसिटी आती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है। हमें अगर नेट एक्सेलरेशन पता है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी के में जो भी एक्सेलरेशन होगी उसका वो कंपोनेंट कर लेंगे। नेट एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट होगा जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो वो ए परपेंडिकुलर होगा। फिर हमें ए परपेंडिकुलर पता है, वी स्क्वायर पता है, तो यहाँ से हमें आर निकल जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर। बेसिकली क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि एक यू वेलोसिटी से और 60 डिग्री एंगल पे हमने एक पार्टिकल फेंका है, तो उसने ये क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कवर किया। तो हमें 3 पे निकालना है। एक तो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, इस वाले पॉइंट पे निकालना है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। दूसरे में निकालना है जब 30 डिग्री एंगल होगा, और तीसरे पे निकालना है जब 45 डिग्री एंगल होगा। मेरी फाइनल वेलोसिटी बेसिकली 30 डिग्री एंगल बना रही होगी, जब मेरी फाइनल वेलोसिटी 45 डिग्री एंगल बना रही होगी। तो अब मुझे क्या निकालना है? बेसिकली उन 3 पॉइंट्स पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सबसे अगर मैं पहला पार्ट करता हूँ तो पहले पार्ट में मैंने क्या कहा था? सबसे पहला स्टेप क्या था? नेट एक्सेलरेशन निकालो। तो मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ इस वाले पॉइंट पर नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी? नीचे की साइड जी, ये इसकी नेट एक्सेलरेशन है। इस वाले पॉइंट पर नेट वेलोसिटी कितनी होगी? इधर की साइड होगी सारी की सारी वेलोसिटी वी, और इसका जो होगा वो कितना होगा? यू कॉस 60, राइट। सारी की सारी एक्स डायरेक्शन होगी और यू कॉस 60 इसकी वेलोसिटी का वो होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है? परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन निकालो वेलोसिटी के। तो यहाँ पे आप देखोगे जो परपेंडिकुलर है वो जी ही है, तो जो चेंज नहीं होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है आपकी वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर के। तो वी स्क्वायर कितनी है यहाँ पे आपकी? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बाई का ए परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? जी। तो ये आपका पहला सिंपल हो गया। दूसरे की बात करते हैं। मुझे बात करनी है जब मेरी फाइनल वेलोसिटी 30 डिग्री पे, तो मैं इस किसी पॉइंट पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये मेरी कुछ फाइनल वेलोसिटी है और ये मेरी 30 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट। मेरी फाइनल वेलोसिटी 30 डिग्री एंगल बना रहा है वी। तो इस पॉइंट पे जो ये नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी? नीचे की साइड होगी जी। तो इस एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर, वी के परपेंडिकुलर बात कर रहा हूँ, तो वो कितनी होगी? तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। ये समझ में आता है सबको? ठीक है ना, कि अगर एक लाइन के परपेंडिकुलर, ये वाली जो वेलोसिटी वाली लाइन है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रही है, तो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो बेसिकली ए परपेंडिकुलर वाली लाइन है, वो वर्टिकल से 30 डिग्री बनाएगी। तो जी का कॉस्ट, तो मुझे ए परपेंडिकुलर पता चल गया बेसिकली, वो कितना है? जी का कॉस्ट 30। और मुझे वी पता ही है उस पॉइंट पे,
वी कितना है हमारा बेसिकली, वी कैसे निकलेगा इस पॉइंट पे वी निकलेगा वहाँ से कि जो एक्स डायरेक्शन में है सेम वेलोसिटी रहने वाली है। बेसिकली वी का cos 30 जो है वो u के cos 60 के इक्वल रहने वाला है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है ना, तो नेट वेलोसिटी यहाँ से निकलेगी, नेट वेलोसिटी आपकी निकलेगी u cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री। तो नेट वेलोसिटी आ गई, नेट एक्सेलरेशन g थी नीचे की साइड, तो वहाँ से हमने a परपेंडिकुलर निकाल लिया, वो g cos 30 आई, तो आपके पास v आ गया और a परपेंडिकुलर आ गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली आ गई v स्क्वायर बाई a परपेंडिकुलर, जो कि u स्क्वायर cos स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय a परपेंडिकुलर, तो a परपेंडिकुलर कितना है इंटू cos 30 डिग्री, राइट, इंटू जी तो है ये। बस अगर इसे सॉल्व करना तो सॉल्व भी कर सकते हो, cos 60 की वैल्यू आप हाफ डाल सकते हो, तो ये कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, और ये सब कुछ कितना होगा cos 30 होगा √3/2, राइट। तो √3/2 तो 3/4 इंटू √3/2, तो 4 से तो 4 कट ही गया, ओके। तो ये 3√3 नीचे आ गया 2 पर, चलो 2 u स्क्वायर बाय का 3√3g, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई आपकी 30 डिग्री पे। 45 डिग्री पे बात करते हैं, तो 45 डिग्री पे तो सबसे पहला स्टेप क्या था, नेट एक्सेलरेशन निकालो, तो नेट एक्सेलरेशन है g नीचे की साइड, नेट वेलोसिटी निकालो, वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी क्योंकि एक्स डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी सेम कर देते हैं तो v cos 45 डिग्री पे फाइनल वेलोसिटी है, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा v cos 45, इसको से u cos 60, तो यहाँ से आपकी v की वैल्यू आ गई u cos 60 डिग्री बाय cos 45 डिग्री, तो आपके पास नेट वेलोसिटी आ गई, और g परपेंडिकुलर, g आपको नेट एक्सेलरेशन पता है, तो a परपेंडिकुलर कितना होगा, वो कितना होगा आपको बेसिकली g का cos 45 डिग्री होगा, राइट। अगर आप ऐसे ये मोशन करोगे, ये ऐसा आपका कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तो इस पॉइंट पे ये अगर मेरी वेलोसिटी है और ये मेरा g है, तो ये मेरा a परपेंडिकुलर होगा, तो जो ये वाला एंगल बना रहा होगा वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि जो ये हॉरिजॉन्टल की साइड बना रही है वेलोसिटी वो 45 डिग्री बना रही है, राइट। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की साइड 45 डिग्री बना रही है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली लाइन जो a परपेंडिकुलर है वो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री बनेगी, तो a परपेंडिकुलर मेरा g cos 45 आएगा, तो v आ गया, a परपेंडिकुलर आ गया, बस फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सिंपल रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है v पर स्क्वायर बाई a परपेंडिकुलर, तो v स्क्वायर आपको पता है u स्क्वायर cos स्क्वायर 60 डिग्री बाई का cos स्क्वायर 45 डिग्री इंटू a परपेंडिकुलर, कितना है a परपेंडिकुलर आपको नीचे g का cos 45 डिग्री, सॉल्व हो गया। cos स्क्वायर 45 कितना होगा 1/√2 इंटू 1/√2, तो 1/2 और cos 45 अगेन 1/√2, और cos स्क्वायर 60 कितना होगा, cos 60 होता है हाफ, तो 1/4 बेसिकली, तो ये इससे कटेगा तो 1/2 आएगा, 1/2 और 1/√2 कटेगा तो 1/√2 आएगा, तो कितना आएगा u स्क्वायर बाय का g√2, u स्क्वायर बाय का g√2 बचेगा, बस काटा बेटी करके, तो वो तो आप खैर खुद सॉल्व कर लेना, फंडा समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हैं हम। तो 3 स्टेप लगाते हैं, नेट वेलोसिटी निकालो, नेट एक्सेलरेशन निकालो, नेट एक्सेलरेशन आ गई तो एंगल देख के a परपेंडिकुलर निकालो, उसके बाद a परपेंडिकुलर आ गया, नेट वेलोसिटी आ गई, तो फिर क्या करो बेसिकली v स्क्वायर बाई a परपेंडिकुलर कर दो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाती है। तो वो थ्योरी थी और ये हमने 3 केस में अप्लाई करके दिखा दिया आपको कैसे अप्लाई हो रही है, राइट। ओके गाइस, तो सर्कुलर मोशन में आज इतना ही था, 3 क्वेश्चन आपको बेसिक सर्कुलर मोशन के करवाए, उसके बाद फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर करवाया, एंड देन फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्वेश्चन करवाए। तो सर्कुलर मोशन हमारा मतलब इतना ही था, सर्कुलर मोशन में और कुछ खास होता नहीं है, इतना ही इंपॉर्टेंट होता है आपको थ्योरी पता होनी चाहिए और आपको इन क्वेश्चन के साथ फीलिंग आनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन वाले कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, एंड देन मतलब टॉपिक समझाऊंगा पहले रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन वाला। रिलेटिव मोशन अब तीसरी बार करने वाले हैं हम बेसिकली, पहले सबसे पहले वेक्टर वाले चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था रिलेटिव मोशन का, देन काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन काफ़ी अच्छे से किया था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 1D वाले क्वेश्चंस की बात की थी। अब आज इस वाले लेक्चर में, अगले लेक्चर में बेसिकली 2D में बात करेंगे रिलेटिव मोशन की, तो इंटरेस्टिंग है वो, तो वो करने वाले हैं। देन उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ हार्ड क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे, जो मतलब 2D मोशन में जो कुछ लाइक एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि नॉर्मली नहीं करते हम, तो वो वाली क्लिक नहीं करती नॉर्मली, नए टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी कुछ तो वो वाली कुछ करवाऊंगा, एंड देन फिर हमारा ये 2D मोशन खत्म हो जाएगा।
उसका हम बात करेंगे अपने चौथे चैप्टर की मैकेनिक्स में, डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल। काइनेमेटिक्स कर लिया हमने पार्टिकल का। काइनेमेटिक्स होता है मोशन की स्टडी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। अब हम करेंगे डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल। यहाँ पे होता है किसकी स्टडी करते हैं डायनामिक्स में, बेसिकली फोर्सेज अप्लाइड, कि पार्टिकल पे कौन कौन सी फोर्सेज अप्लाइड हो रही हैं, उन फोर्सेज की वजह से क्या मोशन हो रहा है या फिर कितनी एक्सेलरेशन है वगैरह वगैरह। तो फोर्सेज कैसे, मतलब मोशन क्यों कर रहा है बेसिकली, वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, डायनामिक्स में बेसिकली हम पढ़ते हैं। तो डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल, तो वो सबसे बड़ा चैप्टर है मैकेनिक्स का, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, एक सबसे मेन चैप्टर है डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल। उसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कुछ कुछ बंदे कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ वाला पार्टिकल वाला चैप्टर। तो वो वाला कुछ भी आप जैसे भी समझना चाहो, या फिर इसको MA वाला चैप्टर बेसिकली, तो वो वाला हम वहाँ पे करेंगे। और डायनामिक्स वाला चैप्टर लाइक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद फिर अगला चैप्टर लाइक डायनामिक्स के बाद एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी आता है, और उसके बाद फिर रोटेशन वगैरह आता है। तो लाइक रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में जो भी हमने सब कुछ किया होता है पार्टिकल के लिए, वो सब कुछ हम ये जो हमने सारी चीज़ें पार्टिकल के लिए की है, वेक्टर फोर्सेस, काइनेमेटिक्स, मोशन इन 2 डायमेंशंस, डायनामिक्स, एनर्जी, वर्क पावर, ये सब कुछ हम कहाँ करते हैं, पहले पार्टिकल के लिए पढ़ते हैं स्टार्टिंग के 5 चैप्टर में, और फिर रोटेशन वाले चैप्टर में ये 5 कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाते हैं बेसिकली बॉडी के मूवमेंट में लगाते हैं। अभी एक पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल तो सिर्फ मूव कर सकता है, जो बॉडी है वो रोटेट भी कर सकती है। तो फिर हम मतलब रोटेशन में बेसिकली ये 5 चैप्टर फिर दोबारा से लगाते हैं। तो बस इतना ही अंतर होता है रोटेशन में। रोटेशन में मतलब इसलिए बच्चों को रोटेशन हार्ड लगता है कि रोटेशन में अगर बच्चों के स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो रोटेशन में गुल खो जाएंगे। तो अगर स्टार्टिंग के 5 चैप्टर अच्छे से कर रखे हैं, काइनेमेटिक्स अच्छे से कर रखा है, मोशन इन 2 डायमेंशन अच्छे से कर रखा है, देन फिर आगे अब चल के डायनामिक्स अच्छे से करोगे, वर्क, एनर्जी, पावर अच्छे से करोगे, तो फिर जब रोटेशन में ये सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से आएंगे लगाने के लिए तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे वहाँ पे। तो हम मतलब बेसिकली क्या है अगले चैप्टर में, अभी तो पहले तो यही करते हैं 2 डायमेंशन खत्म करते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन। अगले चैप्टर में आपको रिलेटिव मोशन करवाएंगे 2 डायमेंशन में, एंड देन फिर उससे अगले क्वेश्चन में कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम्स करवाएंगे, एंड देन मतलब 2 लेक्चर बाद ये वाला मोशन इन 2 डायनेमिक्स सबसे सिंपल चैप्टर था, सबसे छोटा था बेसिकली। ये कई लोग काइनेमेटिक्स के साथ भी कर लेते हैं, मैं अलग से करवाता हूँ क्योंकि 2 डायमेंशन एक लाइक अलग चैप्टर है, फिर भी थोड़ा अच्छा चैप्टर है। प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये अलग से पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ये अलग से पढ़ लिया हमने। थैंक यू।